हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस पार्ट को आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ के बारे में। लेकिन इस पार्ट में हम और भी पढ़ेंगे। वो क्या होगा? आपका वैद्युत शैल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली छोटी सी परिभाषा, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए कॉपी पेन उठा लीजिए। अच्छा, तो आपकी पहली परिभाषा होगी वैद्युत शैल की। वैद्युत शैल, वैद्युत शैल क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड अथवा प्लेटें कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैद्युत शैल का प्रतीक चिन्ह, तो वैद्युत शैल का प्रतीक चिन्ह होता है प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह होता है वैद्युत शैल का। हम इस प्रकार से दो खड़ी लाइनें बना देते हैं, एक छोटी रखते हैं, एक बड़ी। यहाँ पर ऐसे कर दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। ये वैद्युत शैल का प्रतीक चिन्ह हो गया। यहाँ पर जो छोटी लाइन होती है, ये ऋण ध्रुव को, ऋण इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करती है, और बड़ी लाइन जो होती है धन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी आंतरिक प्रतिरोध की कमी है। अच्छा, इसके बाद में ये वैद्युत शैल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं शैल के विद्युत वाहक बल की। अच्छा, शैल का विद्युत वाहक बल। तो शैल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा है, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में शैल द्वारा दी गई ऊर्जा को शैल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई कहते हैं। अगर किसी वैद्युत परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में शैल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य W हो, तब यहाँ पर E बराबर आपका हो जाता है W/Q। अगर मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। जहां W शैल द्वारा दी गई ऊर्जा या आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, W आपका किया गया कार्य और Q आपका आवेश है। चलिए, ये हो गई विद्युत वाहक बल की परिभाषा शैल के। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि विद्युत वाहक बल सदिश राशि है या अदिश राशि है। अच्छा, विद्युत वाहक बल क्या करता है? विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब अच्छा, आवेश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर आपकी शैल किसी परिपथ में लगी है, ये हम एक परिपथ बना दे रहे हैं, इधर ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो गया, तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है, शैल से धारा प्रवाहित होती है धन इलेक्ट्रोड की ओर से। अच्छा, तो आवेश को इधर प्रवाहित ये करने में सहायता कर रहा है। तो इसका मतलब जो
विद्युत वाहक बल की दिशा होती है, विद्युत वाहक बल की दिशा है तो जाहिर सी बात ये एक सदिश राशि हो गई। तो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। तो ये तो हो गई दिशा की बात। अच्छा, यहाँ पर जब सेल के विद्युत वाहक बल की हमने बात कर ली तो सेल का विद्युत वाहक बल आपका हो गया है E बराबर W/Q। अगर हम मान लें यदि Q बराबर 1 कूलाम, यह हमने माना है, ठीक है, यदि Q बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल, तब आपका E बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ से आपकी परिभाषा निकलेगी 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की। अब 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की परिभाषा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा व्यय की गई ऊर्जा 1 जूल हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। तो ये 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की परिभाषा थी। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। अच्छा, ये तो हो गई विद्युत वाहक बल की परिभाषा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं टर्मिनल विभवांतर की। क्या बात है, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर दूसरी हेडिंग रहेगी यहां पर, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। अच्छा, टर्मिनल विभवांतर होता क्या है? टर्मिनल का मतलब होते हैं 2 सिरे या 2 बिंदु। जैसे यहाँ पर अगर इस परिपथ में हम माने तो 2 बिंदु यहाँ से भी कह सकते हैं, ये एक बिंदु रहा, एक ये बिंदु रहा, ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है या टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अच्छा, जैसे यहाँ हमने मान लिया कि ये आपका वैद्युत परिपथ है। इस वैद्युत परिपथ में आपको Q आवेश प्रवाहित करना है इन 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर Q आपका आवेश है, Q आवेश को प्रवाहित करना है 2 बिंदुओं के बीच। अगर इसको बिंदु A मान लें, इसको B मान लें, तो A और B के बीच में Q आवेश को प्रवाहित करना है। अगर प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तब आपका टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को B' से भी लिख सकते हैं, तो B' बराबर हो जाएगा W/Q। ये रहा आपका टर्मिनल विभवांतर, मात्रक आपका वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर ये तो एक भाग था किसी भी परिपथ का, कोई एक छोटा सा खंड। अगर यही आपका परिपथ, इस परिपथ में 2 या 2 से ज़्यादा खंड हो, जैसे कि हम इस परिपथ को अब बढ़ा देते हैं, तो हमने क्या किया, इस परिपथ को बढ़ा दिया। अच्छा, अब ये आपके यहाँ पर R1 मान लेते हैं, यहाँ पर R2 मान लेते हैं, यहाँ पर R3, ये आपके R1, R2, R3 बाह्य प्रतिरोध है। सेल का विद्युत वाहक बल E है। अब इसमें विभिन्न बिंदुओं के बीच में आपको क्या करना है, Q आवेश को प्रवाहित करना है। अब Q आवेश यहाँ भी प्रवाहित होगा, Q आवेश यहाँ भी प्रवाहित होगा, Q आवेश यहाँ भी प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर जो टर्मिनल विभवांतर होंगे तो वो आपका V1 बराबर आएगा। यहाँ पर अगर किया गया कार्य Q आवेश को प्रवाहित करने में, इन 2 बिंदुओं के बीच Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य यानी कि BAB, अगर हम लिखना चाहें तो W1/Q लिख सकते हैं। अच्छा, B
BC अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W2/Q। अगर B से C तक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो आपका W2 हो तब। अच्छा, इसी प्रकार हम BCD बराबर लिख सकते हैं W3/Q। अगर हम देखें यहाँ पर कि सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल आवेश तो नियत है, वही आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो W1, W2, W3 यानी कि किया गया कुल कार्य सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या व्यय ऊर्जा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, क्या बात है, E बराबर हो जाएगा W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q। अगर और भी खंड हो यहाँ पर, और भी भाग हो यहाँ पर, तो प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर आपका E बराबर, इसका मान क्या है, B1 डाल सकते हैं या AB डाल दें, BAB प्लस BC प्लस BCD। तो इस प्रकार से प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो सेल का कुल विद्युत वाहक बल होगा वो वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के टर्मिनल विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो ये रहा सेल के विद्युत वाहक बल, और सिर्फ टर्मिनल विभवांतर में इस प्रकार का ये संबंध भी एक निकल के आ जाता है। चलिए इसको अब साफ करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। क्या बात है, आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध तो सुना था, अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। चलिए इसको हम ज़्यादा साफ नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा, जब किसी सेल को हम किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत चालक द्वारा उस धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। उसको कैपिटल R से लिखते थे। ठीक उसी प्रकार वैद्युत शेल, जो आपकी वैद्युत शेल होती है, इसमें प्लेटें होती हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है जिसमें ये प्लेटें डूबी रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार वैद्युत शेल के भीतर उपस्थित वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में कुछ अवरोध लगाया जाता है। इसी अवरोध को शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। शेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको लिखते हैं स्मॉल r से। अब आंतरिक प्रतिरोध जरा देखिए, शेल के अंदर, शेल के बाहर जो धारा का प्रवाह होता है वो धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होता है, लेकिन सेल के भीतर जो धारा का प्रवाह होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो ये रहा आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब प्रतिरोध ये भी है, तो मात्रक इसका वही होता है जो वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R का मात्रक होता है, मतलब ओम। तो मात्रक इसका वही रहता है। अब यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध ये हम प्रदर्शित कहाँ पे करते हैं, तो हमने बताया था ये चित्र थोड़ा सा भी अधूरा है। तो वैद्युत जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको हम सेल के ऋण इलेक्ट्रोड के साथ प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार। चलिए ये तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अब हमने पिछले चैप्टर में जिस प्रकार आपको बताया था कि वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R चालक पर किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो वैद्युत जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये सेल पर किस प्रकार निर्भर करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं स्मॉल r की निर्भरता, स्मॉल r की
निर्भरता। अब स्मॉल r की निर्भरता को हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सेल होती है ये मुख्यतः दो प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जो पहली प्लेट आपकी धन और दूसरी ऋण प्लेट होती है। मतलब धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा और प्लेटों के कुछ ना कुछ बीच की दूरी भी होगी। तो पहला पॉइंट आपका आता है आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आपका सीधा सीधा हो जाएगा R प्रोपोर्शनल स्मॉल d। यानी कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी का मान जितना बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा। प्लेटों के बीच की दूरी को जितना कम करेंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो द्रव में डूबा हो, द्रव में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध है प्लेटों के